स्टेटमेंट ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी के तरीके पूरे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देंगे। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है कंपनी, उसको इस तरीके से समझते हैं। बैलेंस शीट, मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस। आज उसकी पूरी बैलेंस शीट को हम समझते हैं। रिलायंस लिमिटेड। सबसे पहले रिलायंस लिमिटेड अपने इक्विटी और लायबिलिटीज के बारे में हमको बताएगा कि उसके पास इक्विटी कितनी है एंड लायबिलिटीज। तो हम लोग एक एक करके इसके हेड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले जो इक्विटी और लायबिलिटी का पहला जो हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड्स। व्हाट इज द मीन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स? शेयर होल्डर फंड्स मींस कंपनी के ओनर्स फंड्स को ये डिक्लेयर करता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जिन्होंने शेयर्स को बाय कर रखा है, उसके फंड्स के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले तो हमें शेयर होल्डर फंड्स में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो डिस्क्राइब करता है शेयर कैपिटल को। तो हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है एक्चुअली में। तो व्हाट इज द मीन ऑफ शेयर कैपिटल? तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे शेयर कैपिटल के पार्ट्स को। तो शेयर कैपिटल का पहला पार्ट होता है, सबसे पहले पता लगाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री कितने शेयर मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है। तो सबसे पहले एक कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है, तो सबसे पहले उसे अपनी अथोराइज कैपिटल को सेलेक्ट करना पड़ता है। अथोराइज्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम कंपनी की अथोराइज कैपिटल के बारे में जानते हैं। अथोराइज कैपिटल इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन बी इशूड टू द पब्लिक। तो अथोराइज कैपिटल, सबसे पहले अगर हम नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसी को शो ऑफ करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मैक्सिमम कैपिटल है वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, जो कि 10 रुपीज ईच है। तो उस टाइप के हिसाब से तो मान लिया जाएगा। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है जिसकी कीमत 10 रुपए कंपनी ने रखी है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल हो जाएगी वो 10 लाख हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अथोराइज कैपिटल के बारे में पता लगाते हैं। ये कहाँ लिखी होती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ओके, अथोराइज कैपिटल कंपनी की एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये मैक्सिमम कैपिटल है। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल कैपिटल नहीं है, तो इसको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसको जस्ट नोट्स टू अकाउंट में शो ऑफ किया जाता है। ठीक। उसके बाद कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी के मैक्सिमम शेयर है। उसके बाद कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर्स। तो पूरे नहीं, कभी भी कोई कंपनी इशू करती, उसका कुछ पार्ट वो इशू करती है। लेट्स से कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट। अब हम लोग चलते हैं इशूड कैपिटल की तरफ। इशूड कैपिटल कंपनी एक्चुअली कितने शेयर पब्लिक में ऑफर करने वाली है, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कंपनी ने 1 लाख डिसाइड किया मैक्सिमम। मान लेते हैं कंपनी ने पूरे शेयर इशू नहीं करके सिर्फ 17,000 शेयर्स को पब्लिक में इशू करना चाहा। तो 17,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। तो उस हिसाब से कंपनी की इशूड कैपिटल जो होगी इंटू करा देंगे तो ये हो जाएगी 7 lakhs। ये भी एक कंपनी इशूड कैपिटल, बट ये इशू करी गई है। कंपनी को एक्चुअली इतना रिसीव होता है या नहीं होता, ये बाद में डिसाइड होता है। तो ये भी एक कंपनी की एक्चुअल कैपिटल नहीं होती है। तो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल कैपिटल में ऐड नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक में कंपनी शेयर इशू कर रही है, हो सकता है कंपनी को इससे कम पैसा रिसीव हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है इशूड करने के बाद पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, हम मान लेते हैं सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप की होती है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सबसे पहले हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे। अब मान लेते हैं कंपनी ने
17,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, जो कि 10 रुपीज ईच के थे पब्लिक ने। उसमें दो टाइप्स की पब्लिक होती है, एक वो पब्लिक है जो कि पूरा सब्सक्राइब करेगी और पे करेगी। तो पहली पब्लिक जो होती है, फर्स्ट टाइप के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं सब्सक्राइब भी किया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ओके, तो मान लेते हैं 17,000 इक्विटी शेयर जब पब्लिक में इशू हुए थे, उसमें से 50,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया, फुल पे कर दिया। यहाँ लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया और पे भी कर दिया। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर जो तुम्हें कंपनी को रिसीव हुई एक्चुअली में इनसे? 5 लाख। ओके, सेकेंड टाइप्स के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन पूरा पे नहीं करते हैं। तो सेकेंड टाइप्स के जो शेयर होल्डर हैं, सब्सक्राइब किया बट नॉट फुल्ली पेड, या कंपनी ने पैसा मंगाया ही नहीं अभी तक, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब तो किया बट नॉट फुल्ली पेड। अब सिंपल सी बात है, टोटल कितने इशू किए थे? 70। कितने? 70 इशू किए थे, लेकिन 50 लोगों ने ही पूरा पेमेंट दिया, यानी बचे कितने लोग? 20। ये वो 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर जिनको एक्चुअली में 10 रुपीज ईच पे करना था। ठीक है, तो अल्टीमेटली 10 रुपीज ईच पे करना था, तो उस हिसाब से इनको पे करना था 2 लाख रुपीज। ठीक है, बट इनमें से कुछ लोगों ने क्या करी होगी? एरर करी होगी। तो लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो लेस कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स। हो सकता है इनके शेयर बाद में, फिर अगर कॉल्स इन एरर, मान लो कि 5,000 शेयर होल्डर ने इन पे पैसा नहीं दिया था, मान लेते हैं, जो कि मान लो इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 10 रुपीज में फाइनल कॉल 2 रुपीज की थी, जिसमें से इन्होंने 2 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो एक्चुअली कंपनी को कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा उस टाइम पे? 10,000। तो एक्चुअली में कितना जाएगा बाहर? तो एक्चुअली में कंपनी में इनसे जो रिसीव हुआ 2 लाख में सिर्फ 10,000 रिसीव नहीं हुआ, 190 रिसीव हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली कंपनी की जो एक्चुअल कैपिटल है वो 5 लाख ये और 190 ये, तो एक्चुअल कैपिटल वहां पर लिखेंगे 6,90,000। ये कंपनी की एक्चुअल कैपिटल हुई, जो आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। ओके, दैट इज अकाउंट शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऐसे निकाली जाती है। ओके, अगर कंपनी में शेयर फॉरफीचर होता तो वो ऐड हो जाता, ये कंडीशनल है। ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शेयर कैपिटल के बाद आता है, सेकेंड टॉपिक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगाया है उनके पास उनकी रिजर्व्स होंगी, कंपनी के पास सरप्लस मींस प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस को एक्चुअली क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो रिजर्व, अब हम बात करते हैं रिजर्व, इसमें सारी रिजर्व जाएंगी, ऑल रिजर्व्स। देखो, रिजर्व में सरप्लस का मतलब ही क्या है? इसमें ऑल रिजर्व जाएंगी। रिजर्व में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ईशॉप भी आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इस क्योंकि ये रिजर्व्स हैं, कुछ पैसा हमने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व कर रखा है उनको शेयर्स देने के लिए, ये भी आ जाएगा। प्लस इसमें सारे प्रॉफिट्स ऐड होंगे, प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया जाता है एंड लॉसेस को माइनस कर दिया जाता है। लॉसेस में क्या आएगा? लॉसेस होते हैं बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो लॉसेस माइनस किए जाएंगे। एंड क्या माइनस किया जाएगा? अगर कोई कॉस्ट है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की भी जो कॉस्ट होती है वो भी प्रॉफिट से ही माइनस की जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन कोई कॉस्ट है वो भी माइनस की जाएगी।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं स्टार्टिंग कंपनी के, वो भी माइनस किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से खत्म होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस खुद ही से बता रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारी रिजर्व्स आएंगी। तो रिजर्व में क्या आता है? जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सारी टाइप की रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज आल्सो रिजर्व, तो ध्यान रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व ही है, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखेगी। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ने ऑनर्स की तो बात कर ली कि ऑनर्स के पास कैपिटल होती है और रिजर्व एंड सरप्लस होती है। सेकंड, अब हम लोग, कंपनी क्या करती है, कुछ फंड्स बाहर से बोरो करती है, तो फंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। तो सेकंड टर्म जो पेपर्स में आता है आपका, वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, व्हाट इज अ नॉन करंट मींस, क्या होता है बेटा? नॉन करंट का मतलब है यहाँ पर ऐसी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का जो पेमेंट है वो आपको, जो लायबिलिटीज जो ड्यू होंगी, ड्यू फॉर पेमेंट, वो होंगी, देखा जाएगा कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 मंथ्स। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना है, यानी नॉर्मली कह सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है ड्यू फॉर पेमेंट मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर नॉर्मली, जो अगर पेमेंट, अगर आपका पेमेंट 1 साल के बाद करना है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में काउंट किया जाता है। मोर देन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझिए, किसी कंपनी में हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर ना रहे, हो सकता है वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है, 1 ईयर 12 मंथ्स का नहीं है। 12 मंथ्स का ना होके कितने मंथ्स का है? 15 मंथ्स का। तो वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल को कंसीडर किया जाएगा कि वो नॉन करंट लायबिलिटी है कि करंट लायबिलिटी है। ओके, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है तो हम देखेंगे कि 15 मंथ्स के बाद अगर वो लायबिलिटी पे करनी है तो वो नॉन करंट बनेगी, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली पेपर का जो रियल चेक होता है वो 12 मंथ्स होता है। ठीक, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, तो हम 12 मंथ्स ही कंसीडर किया जाता है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में बात करते हैं, यानी वो कंपनी जिन्होंने लंबे समय के लिए बोरो कर रखा है पैसा, यानी इसका पेमेंट हमको विद इन अ करंट ईयर तो नहीं करना है। करंट ईयर मतलब 1 साल के अंदर तो पेमेंट नहीं करना है, ऐसी लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म बोरिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज होती है जहां पर पेमेंट 1 साल के बाद करना है? तो सबसे पहले आते हैं डिबेंचर्स, कंपनी के डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये कंपनी नॉर्मली इनसे जब पैसा लेती है, जो इनका पेमेंट होता है वो 1 साल के बाद ही करेगी, यानी मिनिमम टाइम इसको पे करने का कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा का है। तो जब भी कोई लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा का टाइम लेती है तो उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं, यानी कंपनी ने यहाँ पर इनसे पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए ले रखा है, तो पे भी 1 साल बाद ही करेगी, 1 साल से ज्यादा। तो पब्लिक डिपॉजिट्स होता है, डिबेंचर्स होते हैं, बैंक लोन। बैंक लोन भी सिंपल सी बात है 4 से 5 साल के टाइम पीरियड का होता है, वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग ही मानी जाएगी कंपनी के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म, कि जो बोरो किया है वो लंबे समय के लिए किया, अभी पेमेंट नहीं करना उसका। ठीक है, एनी लोन मोर देन 12 मंथ्स, जिसका टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, समझ जाइएगा वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में का पार्ट माना जा जाएगा। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जो पेपर में पूछा जाता है, वो बी पॉइंट। नॉर्मली जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन? लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉर्मली हम लोग एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं, एम्प्लॉयज के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड अर्न लीव। जो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं उसका पैसा भी कंपनी को बाद में देना पड़ता है, इसके लिए प्रोविजन अभी से बनाती है। तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दो लोग आते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉय के लिए अगर लंबे समय के लिए हमें कोई पेमेंट का प्रोविजन बनाना है कि हमको
जब उसका रिटायरमेंट होगा, कुछ होगा, तो उसके लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि तो नॉन करंट लायबिलिटी नॉर्मली उनसे पूछा जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज जस्ट नॉन करंट लायबिलिटीज का अपोजिट है। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है कि पेमेंट विद इन यहाँ पर पेमेंट जो होगी वो विद इन 12 मंथ्स होगी। अगर आपका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स है या करंट पीरियड में है, 12 मंथ्स या अकाउंटिंग पीरियड में आपको पेमेंट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड भी 12 मंथ्स का होता है, इसलिए 12 मंथ्स लिया जाता है। तो कोई भी करंट लायबिलिटी का पेमेंट अगर हमको 12 मंथ्स के अंदर करना है तो वो करंट लायबिलिटी आती है। तो करंट लायबिलिटी में पहला पार्ट आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो पहला पार्ट हम समझते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले बैंक से लिया हुआ ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक साल के अंदर इनको पेमेंट करना होता है। आप ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक देती है कंपनीज को, कि जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं अपनी अमाउंट से भी ज्यादा, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक साल के अंदर पे करना है। सेकंड होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी नॉर्मली 1 ईयर के अंदर ही पे करना होता है, या कह सकते हैं एनी लोन जिसका मैच्योरिटी पीरियड, एनी लोन जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है, पीरियड लेस देन या अप टू 12 मंथ्स, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा वो। कोई भी लोन अगर 12 महीने से कम का है, सिंपल सी बात है, वो शॉर्ट टर्म है। 12 महीने से ज्यादा का है तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, यानी वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब 1 ईयर का जो पेमेंट करना है 1 ईयर के अंदर, वो करंट लायबिलिटीज कंसीडर किया जाता है। सेकंड टॉपिक आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या आता है आपका? ट्रेड पेबल मतलब जो भी हम कंपनी जो ट्रेड कर रही है उसके लिए कंपनी कुछ गुड्स सप्लाई करता है, सप्लायर को पेमेंट करना होता है जो गुड्स आपने क्रेडिट पे लिए हैं कंपनीज ने। तो मान लेते हैं इसमें ट्रेड पेबल में दो लोग होते हैं। पहला होता है क्रेडिटर, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। और कुछ क्रेडिटर्स को हम बिल्स के थ्रू पे करते हैं, वो होते हैं बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल में नॉर्मली दो कैटेगराइज चीजें करी गई हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। एंड सी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है जो हम लोग ने शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन बना रखा है कि एक साल के अंदर हमको ये पे करना है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में सबसे पहला आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नॉर्मली कंपनी अगले साल अगर पेमेंट करना है तो उसका प्रोविजन वो इसी साल बना लेती है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो सबसे पहला जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेड्स के थ्रू आएगा। ओके, उसके बाद प्रोविजंस किस किस चीज का बनाया जाता है? प्रोविजंस बनाया जाता है रिपेयर, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस। अगर वो शॉर्ट टर्म है, यानी उसका पेमेंट एक साल के अंदर ही करना है, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डी पॉइंट, जो अदर करंट लायबिलिटीज को डिफाइन करता है। अदर करंट लायबिलिटीज को डिफाइन करता है। अदर करंट लायबिलिटीज में जो किसी भी हेड में नहीं आती है, कोई भी लायबिलिटी इन 3 हेड्स में नहीं आती जो अभी पढ़े हैं, तो वो आती है अदर करंट लायबिलिटी। नॉर्मली इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी एक्सपेंस अनपेड है, अनपेड एक्सपेंस इसमें आते हैं। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अनक्लेम्ड कोई भी चीज है कंपनी की तरफ, अनक्लेम्ड डिविडेंड, किसी ने डिविडेंड लिया नहीं है अभी आके, अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड कोई भी चीज है वो भी नहीं आएगी, तो अभी तक पे नहीं की तुमने, तो वो सब अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आता है बेटा पेपर में, वो होता है कॉल्स इन एडवांस। लोग इसको लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस भी अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। तो कॉल्स इन एडवांस हो गया, अनपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, या कोई एडवांस आपको रिसीव हो गया, एडवांस रिसीव्ड।
वो भी इसी का पार्ट है। या फिर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी अदर करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है।